डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पेपर फर्स्ट एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री और इसमें आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 5 बायोकेमिस्ट्री। और सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म क्या है, कितने प्रकार का होता है और ग्लाइकोलिसिस के बारे में आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जो है इज द टोटल अमाउंट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग द लिविंग कंडीशंस ऑफ द सेल्स इन द ऑर्गेनिजम्स। उपापचय शरीर में चल रही समस्त जैव रासायनिक क्रियाओं को जिसके द्वारा कोशिकाओं की जीवित दशा को बनाए रखा जाता है, उनको उपापचय में सम्मिलित किया जाता है। क्योंकि प्रत्येक सजीव जो है वो जटिल अणुओं का एक संगठित तंत्र होता है और इस संगठन के प्रतिरूप को नियत बनाए रखने के लिए तंत्र में ऊर्जा की नियमित प्रविष्टि अत्यंत आवश्यक है। शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाओं को सामूहिक रूप से उपापचय या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी फॉर डिफरेंट एसेंशियल प्रोसेसेस एंड फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। उपापचय में दो प्रकार की मेटाबॉलिक प्रोसेसेज होती हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म को हिंदी में कहते हैं अपचय तथा एनाबॉलिज्म को हिंदी में कहते हैं उपचय। सभी कैटाबॉलिक एक्टिविटीज, कैटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती है वो एक्सर्गोनिक प्रकार की होती हैं, यानी ऊष्माक्षेपी प्रकार की होती है, यानी कि इनमें ऊर्जा के उपभोग की तुलना में ऊर्जा का उत्पादन अधिक होता है। दूसरी तरफ अगर एनाबॉलिक रिएक्शंस को देखें तो ये एंडरगोनिक होती हैं, यानी ऊष्मा शोषित होती हैं, जिसमें ऊर्जा के उत्पादन की तुलना में ऊर्जा का उपभोग अधिक होता है। तो जीवित कोशिकाओं में ऊर्जा के विनिमय में काम आने वाला मुख्य अणु एटीपी होता है। यह कैटाबॉलिज्म तथा एनाबॉलिज्म दोनों प्रकार की क्रियाओं के साथ में युग्मित होता है। सामान्यतया कैटाबॉलिज्म रिएक्शंस जो है वो कोशिका के एक कक्ष में होती है, वहीं पर एनाबॉलिक रिएक्शंस जो है वो दूसरे कक्ष में होती है। जैसे सामान्यतया कैटाबॉलिक रिएक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, वहीं एनाबॉलिक रिएक्शंस साइटोप्लाज्म में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संपन्न होती हैं और एक अणु का संश्लेषण होने के पश्चात इसकी जीवन अवधि निश्चित होती है। यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म दिया गया है। इसमें सबसे पहले है उपापचय के वर्गीकरण का पहला पॉइंट है एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस मेटाबॉलिज्म, यानी अंतर्जात एवं बहिर्जात उपापचय। फॉलियन के अनुसार जब पोषक पदार्थ स्वांगीकृत होकर के, यानी कि एसेमिलेशन होकर के शरीर के निर्माण में भाग लेते हैं तो इसे अंतर्जात उपापचय या एंडोजीनस मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जब पोषक पदार्थ शरीर के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं बल्कि ऑक्सीकृत होकर के ऊर्जा का उत्पादन करते हैं तो इसको एक्सोजीनस मेटाबॉलिज्म या बहिर्जात उपापचय कहते हैं। सेकंड है कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। वे रासायनिक क्रियाएं जिनमें जटिल एवं बहुलक कार्बनिक अणुओं का विखंडन सामान्य अणुओं में हो जाता है तो इसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं या अपचय कहते हैं। कैटाबॉलिज्म क्रियाओं में एटीपी का निर्माण होता है, जैसे ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल आदि।
इसी प्रकार से वे रासायनिक क्रियाएं जिनमें सामान्य एवं मोनोमर अणु संयुक्त होकर के जटिल एवं बहुलक यौगिकों का निर्माण करते हैं तो इसे एनाबॉलिज्म कहते हैं, यानी कि इसको उपचय कहते हैं। एनाबॉलिक क्रियाओं में एटीपी का उपयोग होता है, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन या प्रोटीन का निर्माण। तो ये क्रियाएं जो हैं वो एनाबॉलिज्म में आती है। थर्ड है जनरल एंड स्पेशल मेटाबॉलिज्म। तो सामान्य एवं विशिष्ट उपापचय। सामान्य उपापचय में एक कोशिका में होने वाले समस्त ऊर्जा विनिमय की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जबकि विशिष्ट उपापचय में किसी विशिष्ट पदार्थ या पदार्थ के समूह में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से उपापचय को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जो है इसमें ग्लूकोज का अवायवीय रूप से विखंडन होकर के पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। यह पथ साइटोप्लाज्म में या कोशिका द्रव्यों में संपन्न होता है और ग्लाइकोलाइसिस का पथ 3 बातों में महत्वपूर्ण है। फर्स्ट, यह कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीकरण का ऑब्लिगेटरी पाथवे है, यानी अविकल्पी पथ है। इसमें निर्मित पायरुविक अम्ल आगे क्रेब्स साइकिल के द्वारा ऑक्सीकृत होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में रूपांतरित हो जाते हैं। यह ऑक्सीकरण एटीपी का मुख्य स्रोत है। सेकंड है ग्लाइकोलाइसिस के मध्यवर्ती उत्पाद, यानी इसके जो मीडियन प्रोडक्ट्स है ये लिपिड सिंथेसिस में प्रयुक्त होते हैं या वसा के संश्लेषण में प्रयुक्त होते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस में कुछ ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पन्न होती है, जिसको मसल कॉन्ट्रैक्शन यानी पेशी संकुचन एवं अन्य कार्य हेतु उपयोग में लिया जाता है। तो 3 बातें ग्लाइकोलाइसिस पथ में इम्पोर्टेंट है। ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी यानी एम्डेन, मेयरहोफ एंड पेरानेस पथ भी कहते हैं। यह पथ 10 पदों में संपन्न होता है। यहाँ पे आपको डायग्राम में 10 जो स्टेप्स दिखाए गए हैं, इसमें प्रथम, तृतीय और 10वां पद जो है यह यूनिडायरेक्शनल होता है। तो पहला, तीसरा और 10वां जो है पद वो यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि इसमें एक ही दिशा में यह बढ़ता है, जबकि शेष पद बाई डायरेक्शनल या द्विदिशीय होते हैं, यानी कि इसमें अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। तो पहला स्टेप है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, ग्लूकोज जो है एटीपी के द्वारा एंजाइम ग्लूकोकाइनेस या हेक्सोकाइनेज जो है की उपस्थिति में फॉस्फोरिलीकृत होता है और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का निर्माण होता है। यह एंजाइम ग्लूकोज के हाइड्रोक्सिल समूह पर एटीपी के फॉस्फेट समूह को स्थानांतरित करता है। तो एटीपी यहाँ पे एडीपी में बदल रही है और यह फॉस्फेट जो है ग्लूकोज के हाइड्रोक्सिल समूह पर जाकर के जुड़ रहा है। सेकंड है स्टेप, यहाँ पर ग्लूकोज फॉस्फोआइसोमरेज एंजाइम जो है या यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज एंजाइम जो है वो काम आता है और इसकी उपस्थिति में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का रूपांतरण फ्रैक्टोज 6-फॉस्फेट में हो रहा है। यहाँ पर एंजाइम को किसी सहकारक की या कोफैक्टर की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड स्टेप है, इसमें फॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट जो है वो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, और क्योंकि फॉस्फोराइलेशन की क्रिया हो रही है तो एटीपी टूट रहा है, एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है फ्रक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट, यानी कि फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के साथ में एक फॉस्फेट समूह और आकर के जुड़ रहा है।
यहाँ पर मैग्नीशियम आयन जो है वो कोफैक्टर के रूप में कार्य करता है। पांचवा स्टेप है, यहाँ पर दो भागों में यह दिखाया गया है पांचवा स्टेप। तो यहाँ पर एक तो है जिसमें कि एल्डोल क्लीवेज होता है, जैसा कि यहाँ पे एल्डोलेज एंजाइम दिखाया गया है, और इसकी उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट स्प्लिट होता है, टूटता है और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तथा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रक्टोज टूटता है और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है। पांचवा स्टेप ये सेकंड है, आइसोमराइजेशन। यहाँ पर एंजाइम फॉस्फोट्रायो आइसोमरेज की उपस्थिति में DIHAP का रूपांतरण PGAL में, यानी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है यह इसमें हो जाता है। तो इस प्रकार से PGAL के 2 अणु निर्मित हो जाते हैं। तो यहाँ पर PGAL के 2 अणु निर्मित होते हैं। नेक्स्ट है 6th स्टेप, फॉस्फोराइलेशन एंड डीहाइड्रोजिनेशन। तो यहाँ पर 2 क्रियाएं हो रही हैं। यह ऊर्जा लब्धि की क्रिया है। यहाँ पर 3PGAL का ऑक्सीकरण और साथ में ही फॉस्फोरिलीकरण होता है। परिणामत 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जैसे दिखाया गया है 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट का यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है। 7th स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ ATP। यहाँ पर 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट जो है में उच्च ऊर्जा वाला बंध उपस्थित होता है और एंजाइम फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज मैग्नीशियम आयन तथा ATP की उपस्थिति में 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का रूपांतरण 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में हो जाता है। तो यहाँ पर 2 ADP के अणु जो है वो ATP में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ऊर्जा का प्रोडक्शन हो रहा है, और फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज की उपस्थिति में 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट है 8th स्टेप। यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है 8th स्टेप में। तो यहाँ पर 3-फॉस्फोग्लिसरेट है, इस पर एंजाइम फॉस्फोग्लिसरोन्यूटेज काम करता है और यह 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। 9th स्टेप है 2-फॉस्फोग्लिसरेट या 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है यहाँ पर डिहाइड्रेशन इसमें होता है और इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में यह फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड। एंजाइम पायरुविक काइनेज की उपस्थिति में फॉस्फोपायरुविक अम्ल का रूपांतरण पायरुविक अम्ल में या पायरुवेट में हो जाता है और इस पद में ATP का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। नेक्स्ट है एनर्जी यील्डिंग ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के दौरान ऊर्जा का उत्पादन, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। टोटल ATP प्रोडक्शन फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यहाँ पर स्टेज फर्स्ट में ATP जो है वो 2 NADH और इसके साथ में हाइड्रोजन आयन जुड़ रहे हैं और यह 2 FADH2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ATP यहाँ पे 2 ATP बनते हैं और NADH का FADH2 में कन्वर्ट होने के दौरान 3 ATP बनते हैं। स्टेज 2 में कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्जन के दौरान 2 NADH
हाइड्रोजन आयन के साथ में जुड़ता है और यहाँ पर 5 ATP बनते हैं। थर्ड है TCA साइकिल, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो हम तो ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहे हैं और ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में पायरुविक अम्ल के 2 अणु तथा 8 ATP के अणु की प्राप्ति होती है। कुल 8 ATP के अणु बनते हैं, जिसमें से 2 तो NADH से बनते हैं और 2 NADH जो है उसके द्वारा 6 ATP के अणु बनते हैं और 4 ADP जो है उसके द्वारा 4 ATP के अणु बनते हैं। तो कुल मिलाकर के 10 ATP के अणु बनते हैं। उसमें से 2 ATP के अणु वापस काम में आ जाते हैं और शेष 8 ATP के अणु जो हैं वो बचे हुए रहते हैं। नेक्स्ट है फैट और पायरुवेट या पायरुविक अम्ल का भविष्य। तो पायरुविक अम्ल के भविष्य को हम देखें तो इसको इफ ऑक्सीजन इज एब्सेंट एंड इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, 2 पदों में इसका अध्ययन हम करते हैं। तो पहला है इफ ऑक्सीजन इज एब्सेंट, अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो। जैसा कि मसल्स में होता है, कई देर तक काम करने के बाद में ऑक्सीजन की मात्रा उसमें एब्सेंट हो जाती है या कम हो जाती है, तब पायरुविक अम्ल जो है वो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करता है और क्रिया करने के दौरान लैक्टेट या लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है बीचों बीच में, नो ऑक्सीजन नो माइटोकॉन्ड्रिया और बोथ, तो लैक्टेट या लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वहाँ पर पायरुविक अम्ल जो है वो एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके एल्कोहल में कन्वर्ट होता है। सेकंड है इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, जब ऑक्सीजन उपस्थित होती है तो यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखिए ऑक्सीजन एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही उपस्थित है, तो पायरुविक अम्ल जो है वो एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है और एसिटाइल को एंजाइम ए आगे चल करके सिट्रिक एसिड साइकिल में या क्रेब्स साइकिल में काम में आता है। तो क्रेब्स साइकिल के लिए यह मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में या मीडिएटरी प्रोडक्ट के रूप में काम में आता है। थैंक यू वेरी मच।